हेलो बच्चों, कैसे हैं। पीके केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम एक न्यू चैप्टर पढ़ने वाले हैं, एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम क्या है? वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन उस चैप्टर का नाम है। वैद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, वैद्युत रसायन है। तो बच्चों, इसके पहले हम जो कक्षा 12 में जो क्लास 12th का अभी तक हमने चैप्टर पढ़ रखा है, वो हमने पढ़ाया, आपको सॉल्यूशन पढ़ाया है। बिलियन चैप्टर को भली भांति बहुत बड़े अच्छे तरीके से आपको मैंने पढ़ाया है। और आप अगर पूरे वीडियो को देखे होंगे बिलियन के, तो बहुत ही आपको सरल और अच्छा लगा होगा। और ढेर और अधिक से अधिक मैंने वहाँ आपको जानकारी दी है। जितना जानकारी आपके बुक में नहीं है, उससे ज़्यादा ही मैंने आपको जानकारी सॉल्यूशन चैप्टर में दे रखा है और न्यूमेरिकल भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा लगवाया है। अब यहाँ जो दूसरा चैप्टर आपका आया है, वैद्युत रसायन आ रहा है। ये वैद्युत रसायन चैप्टर बच्चों के लिए बहुत जो है कठिन लगता है। इसमें क्या कैसे होता है समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर ये चैप्टर जो है मेरे द्वारा आप अगर पढ़ रहे हैं, मेरे चैनल पे पढ़ रहे हैं, तो आपको ये चैप्टर बहुत ही आसान लगने वाला है। तो वैद्युत रसायन चैप्टर में पहले यहाँ तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं, पहले हम उसको जानेंगे और फिर जो है इसके बाद जैसे आगे आगे चलते चलेंगे हम, वैसे चैप्टर थोड़ा सा क्या होगा, सरल से कठिन की ओर बढ़ता जाएगा चैप्टर। और लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये चैप्टर आपको बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगा। और इसके न्यूमेरिकल जो है वो भी आपको अच्छे लगेंगे और आपसे अच्छे बनेंगे। तो देखिए, आते हैं अब हम इस चैप्टर पर आते हैं। तो पहले छोटी छोटी बातें हम जान लेते हैं यहाँ पर। तो पहले वैद्युत रसायन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो बच्चों, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है पहले हम आपको ये समझाते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है बच्चों, आप सोचेंगे हम ये लिख कर क्यों रखे हैं। लिखकर इसलिए रखे हैं ताकि आप इसका नोट्स जो बना सकते हैं, वरना हम आपको जो है वैसे ही पढ़ा सकते हैं, कोई लिखने की आवश्यकता नहीं। इस तरीके से आपको अच्छा एक नोट्स जो है मिल जाएगा। तो देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। इलेक्ट्रो का मतलब बच्चों होता है, इसमें देखिए दो वैद्युत है और एक रसायन है। तो इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है और केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है। तो आप इलेक्ट्रो का मतलब आप समझिए, जो आपका इलेक्ट्रो का मतलब समझिए इलेक्ट्रिक करंट। क्या समझेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक एनर्जी, आप समझिए वैद्युत ऊर्जा, आप समझिए वैद्युत ऊर्जा या वैद्युत धारा। और केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन। तो समझिए, यहाँ देखिए, यहाँ समझ लीजिए, हमने तो यहाँ लिख डाला है। यहाँ देखिए, तो इलेक्ट्रो का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट हुआ। और केमिस्ट्री का मतलब क्या हुआ, केमिस्ट्री का मतलब हुआ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, ठीक, केमिकल रिएक्शन। तो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रो का मतलब क्या हुआ आपका इलेक्ट्रिक करंट हुआ या इलेक्ट्रिक एनर्जी भी आप कह सकते हैं। और केमिस्ट्री का मतलब क्या हुआ, कोई पदार्थ यानी कि केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ क्या होगा, इस चैप्टर में पूरे क्या होने वाला है, तो कभी क्या होगा, इलेक्ट्रिक जो एनर्जी होगी या इलेक्ट्रिक जो करंट होगा उसको हम केमिकल जो है रिएक्शन में यूज करेंगे। और कभी क्या होगा, इस केमिकल रिएक्शन जो आपका केमिकल रिएक्शन है, इसको क्या हम करेंगे, कभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, एक सेल के माध्यम से, यहाँ पर एक सेल के माध्यम से जो है हम क्या करेंगे, एक सेल के माध्यम से जो है कभी वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और कभी रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करेंगे। और उनके मध्य क्या संबंध है, इसका स्टडी हम करेंगे, अध्ययन करेंगे। इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत
जिसके अंतर्गत जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण करते हैं तथा उनके संबंधों के उनके मध्य क्या है संबंधों का जो है अध्ययन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परस्पर रूपांतरण तथा उनके मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाता है, वैद्युत रसायन कहलाता है। ठीक है, ये आपको परिभाषा, वैद्युत रसायन की परिभाषा आपको जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब कुछ छोटे छोटे जो है यहाँ कुछ छोटे छोटे क्या है यहाँ जो है टर्म है और उसका हम डिफिनीशन देख लेते हैं। तो पहला क्या आपका विद्युत चालक है। तो विद्युत चालक क्या होता है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स कहते हैं। वैद्युत चालक क्या होते हैं, देखिए वैद्युत चालक वे पदार्थ, कम आवाज करा, वे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है चालक या विद्युत चालक कहलाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल करंट कंडक्टर किसे कहते हैं, विद्युत चालक किसे कहते हैं, मतलब ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें से विद्युत धारा क्या हो सकती है, जिनमें से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत चालक कहते हैं, या केवल इसको हम चालक कहते हैं। जैसे क्या है, सभी धातुएं क्या होती हैं, विद्युत की चालक होती हैं, और एक अधातु आपका है ग्रेफाइट, ये भी क्या होता है, विद्युत का चालक होता है। ये हो गया, आपको कंफर्म हो गया। दूसरा देखिए क्या है आपका अचालक, जिसको हम कहते हैं नॉन कंडक्टर कहते हैं। देखिए चालक का मतलब भाई चलने वाला, जिसमें विद्युत धारा चल सके। अचालक माने जिसमें से विद्युत धारा ना चले। अचालक जो ना चला सके, कुछ चालक जो चला सके, है ना, विद्युत धारा को चला सके, और ये विद्युत धारा को नहीं चला सकता है। नॉन कंडक्टर्स क्या होते हैं, वे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, उसको हम क्या कहते हैं, अचालक कहते हैं या विद्युत रोधी कहते हैं, यानी कि इंसुलेटर भी इनको हम कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं इसको हम। विद्युत रोधी को क्या कहते हैं, इंसुलेटर भी कहते हैं। जैसे आपका क्या है, लकड़ी है, रबड़ है, कागज है, सभी क्या है, अधातुएं हैं, लेकिन ग्रेफाइट अधातु है, इस अधातु को छोड़कर। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपने कभी नहीं देखा होगा लकड़ी, रबड़ या कागज या धातुओं में से विद्युत धारा का संचालन होता होगा, लेकिन जरूर आपने धातुओं को जरूर देखा होगा या ग्रेफाइट को जरूर देखा होगा। बैटरी में आपके लगी होती है क्या, ग्रेफाइट का एक इलेक्ट्रोड लगा होता है, कार्बन का इलेक्ट्रोड लगा होता है, आप देखते हैं कि उसमें विद्युत धारा सप्लाई होती है। धातुएं आप देखते हैं, आप घरों में धातुएं तार बनी होती है इसकी, उसमें देखते हैं आप विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में इतना आ गया। अब देखिए ये क्या है, चालकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर, चालकों का वर्गीकरण। तो यहाँ पर जो चालक होते हैं, देखिए चालक आपके जो होते हैं, यानी कि विद्युत धारा का जो सप्लाई करने वाले हैं, विद्युत धारा का प्रवाह करने वाले हैं, वो दो माध्यम से होता है। एक तो चालक तार के द्वारा होता है, एक तो चालक तार के द्वारा होगा, विद्युत धारा का सप्लाई होगा, क्योंकि आप कोई भी वायरिंग करते हैं, तार करते हैं, उस तार के माध्यम से ही होता है वहां पर। और दूसरा क्या होता है, या तो आप घोल बना ले, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, अम्ल है, क्षार है, लवण है, इनके आप घोल बनाते हैं, तब क्या होता है, वैद्युत धारा का संचालन होता है। लेकिन ये ठोस अवस्था में यह भी क्या होते हैं, वैद्युत धारा का संचालन नहीं करते हैं। जब इनको या तो पिघला देंगे, गला देंगे, तभी वैद्युत धारा का संचालन करेंगे, या तो इनको क्या करें, जल में आप घोल देंगे, इनका शांत विलयन बना ले या डाइल्यूट सोल्यूशन बना ले, तब ये वैद्युत धारा का क्या करते हैं, संचालन करते हैं। तो देखिए, तो पहला हम देखते हैं, दो प्रकार के हैं चालकों का वर्गीकरण, यहाँ दो प्रकार से हम पढ़ेंगे। एक तो जो चालक तार होगा उसके माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित होगा, और दूसरा क्या होगा, जो घोल हम बनाएंगे किसी पदार्थ का, जो मुख्यतः जो पदार्थ होंगे इलेक्ट्रोलाइट होंगे, उसके द्वारा जो करेंगे हम। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक चालक या धात्विक चालक किसे कहते हैं, वे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के प्रवाहित होती है, उसके हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक या धात्विक चालक कहते हैं या कहलाते हैं। तो बिना रासायनिक, आप तार लगा दिया, तार से आप इलेक्ट्रिक ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि तार में कोई जो है रासायनिक चेंज हो जाता है ना, ऐसा कुछ भी उसमें होता नहीं है, तो उसमें कोई नया परिवर्तन आपको नहीं दिखता है। ठीक है,
तो उसे हम धात्विक चालक कहते हैं। तो इसमें जो धात्विक चालक होते हैं इसमें विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। इसमें आवेश वाहक कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसीलिए इसको हमने क्या कहा? इलेक्ट्रॉनिक चालक भी इसको हम कहते हैं। ये जैसे आपके क्या है, ग्रेफाइट हुआ, आपका धातु हुआ, धातुएं जितनी हैं ये जो है विद्युत धारा का संचालन करते हैं। ठीक है, चल रहा है वीडियो। दूसरा देखते हैं विद्युत अपघट्य चालक आपका क्या है। विद्युत अपघट्य चालक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। देखिए वे पदार्थ जिनमें विद्युत चालन इनकी गलित अवस्था या इनके जलीय विलयन के रूप में रासायनिक वियोजन के फलस्वरूप होता है, रासायनिक वियोजन के फलस्वरूप होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स कहलाते हैं। इनमें विद्युत धारा का प्रवाह आयनों के गति के कारण होता है। इसमें विद्युत धारा का संचालन किसके कारण हुआ? इलेक्ट्रॉन के कारण हुआ। इसमें किसके कारण हो रहा है? आयनों के कारण हो रहा है। क्योंकि आप जानते हैं जब आप NaCl नमक लेते हैं और उसको पानी में आप डाल देते हैं तो NaCl क्या होता है? Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव में क्या होता है? टूट जाता है। और उसमें जो निगेटिव होता है मुख्यतः वही क्या होता है? जो Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव होते हैं वही आयंस होते हैं और इसी आयन के माध्यम से इसमें विद्युत धारा का संचालन होता है। और मुख्यतः जो उसमें आयन Cl निगेटिव होता है, जो यानी कि निगेटिव आयंस होगा, उसके द्वारा वो विद्युत धारा का संचालन जो है करता है। तो इसमें आयनों के कारण होता है और इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। ठीक है, जैसे आपके एग्जांपल्स क्या है? जैसे अम्ल है, जितने अम्लों हैं, क्षारों हैं, एवं क्या है? अम्ल, क्षार और क्या है? लवण के जलीय विलयन। तो अम्ल, क्षार और लवण के जलीय विलयन, इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं और ये क्या होते हैं? विद्युत धारा का संचालन करते हैं। लेकिन याद रहे यह भी अगर ठोस अवस्था में, तो ठोस अवस्था में विद्युत धारा का संचालन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ठोस अवस्था में जो है इनके आयंस परस्पर एक दूसरे से एकदम पूरे दृढ़ता से बंधे होते हैं और ये फ्री नहीं हो पाते हैं। और पानी में डालने पर या इनको पिघलाने पर इनके आयन क्या हो जाते हैं? टूटकर थोड़ा अलग अलग, थोड़ा अधिक दूरी पर हो जाते हैं और विद्युत धारा का संचालन करते हैं। लेकिन अगर केवल आप पिघला देंगे तब भी उतना विद्युत धारा का संचालन नहीं करें, लेकिन थोड़ी सी दूरी बढ़ जाने की वजह से विद्युत धारा का संचालन करते हैं। लेकिन अगर पानी में आप इनको डिजॉल्व करते हैं, घोलते हैं, तो ये काफ़ी दूरी पर हो जाते हैं, ये थोड़ा अधिक दूरी पर हो जाते हैं, तो ये जिससे फ्री मूव कर सकते हैं, गति कर सकते हैं और इस गतिशीलता के कारण उसमें विद्युत धारा का सप्लाई जो है होने लगता है। चलिए आइए देखते हैं, समझ गए होंगे इतना। अब आइए विद्युत अपघट्य के प्रकार, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ऐसे तो वे पदार्थ जो विद्युत धारा का संचालन करने में सक्षम होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। और ये क्या कहलाते हैं? विद्युत अपघट्य चालक कहलाते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स कहलाते हैं। आगे देखते हैं विद्युत अपघट्य के प्रकार। विद्युत अपघट्य जो होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं आपके दो प्रकार के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होता है और एक क्या होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। दोनों के बारे में देखते हैं फटाफट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है आपका? देखिए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि वे आपके होते हैं विद्युत अपघट्य। वे विद्युत अपघट्य जिनका जलीय विलयन में क्या हो जाता है? पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? प्रबल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे आपका NaCl, KCl, NaOH, KOH, H2SO4, HCl, HNO3, ये सभी क्या है? आपके प्रबल वैद्युत अपघट्य हैं। ठीक है, तो वे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में लगभग पूर्णतः आयनित हो जाते हैं या वियोजित हो जाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। मतलब ये लगभग 100% इनका क्या हो जाता है? वियोजन हो जाता है, आयनन हो जाता है। वैसे तो 100% किसी का आयनन नहीं होगा, लेकिन प्रबल का मान लेते हैं 100% होता है। देखिए दूसरा देखते हैं हम, दुर्बल वैद्युत अपघट्य। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे जो इसको लिख लेंगे। दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या है इसको देखते हैं। वे विद्युत अपघट्य, यहां लिखा है दुर्बल विद्युत अपघट्य, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, वे वैद्युत अपघट्य क्या है? वे वैद्युत अपघट्य जिनका जलीय विलयन में आयनन या वियोजन
बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। ये लगभग 5% वियोजित होती हैं, बहुत कम होता है। कितने परसेंट वियोजित है? लगभग 5% वियोजित होती हैं। तो ये वैद्युत अपघट्य जिनका जलीय बिल में आयनन या वियोजन बहुत कम होता है क्या कहलाते हैं? दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल हम ले, हम इनका एग्जाम्पल क्या है? जैसे आपका एसिटिक एसिड वीक होता है CH3COOH, कार्बोनिक एसिड H2CO3, बोरिक एसिड H3BO3। ये आपके क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में आयंस बहुत कम होते हैं। आयन बहुत कम होते हैं तो वैद्युत धारा का संचालन भी ये क्या करेंगे? कम करेंगे, और इनकी कंडक्टिविटी भी, वैद्युत चालकता भी क्या होगी? कम होगी। और जो स्ट्रांग होते हैं उनकी वैद्युत चालकता क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम देखते हैं वैद्युत धात्विक चालक और जो है विद्युत अपघटनी चालक में अंतर क्या है? अंतर देखते हैं। मेटालिक कंडक्टर एक साइड में हम डाल दीजिए, अंतर देख लेते हैं दोनों में। वीडियो चल रहे हैं, ठीक है, चल रहा है वीडियो, ओके है। तो एक देखते हैं मेटालिक कंडक्टर एक साइड में, मेटालिक कंडक्टर, दूसरी साइड में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। ठीक, दोनों में अंतर हम देखते हैं। दोनों में अंतर हेडिंग आप डाल देंगे, अंतर। ठीक है, धात्विक चालक, ठीक है, धात्विक चालक और इलेक्ट्रोलाइटिक चालक में क्या अंतर है? ठीक है, अंतर देख लेते हैं। अंतर क्या हो जाएगा? हेडिंग आप डाल देंगे। तो पहला क्या होता है? देखिए इसमें क्या होता है? पहला इसमें विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। ठीक, इसमें क्या होता है? इसमें विद्युत धारा का प्रवाह क्या होता है? आयनों के द्वारा होता है। आयनों के द्वारा होता है, यहाँ पर आयनों के या प्रवाह के कारण होता है। आयनों के द्वारा, क्योंकि विद्युत अपघट में आयन होते हैं तो उस आयन के द्वारा होता है। इसमें क्या होते हैं? जो चालक होता है इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। दूसरा है इसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। इसमें या ऐसे लिख लीजिए, इसमें चालक में रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। इसमें वैद्युत अपघट्य में वियोजन के कारण रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक, तीसरा देखते हैं क्या है? इसमें पदार्थ का
स्थानांतरण, पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता है, ठीक है ये। और इसमें पदार्थ यानी जो इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें होता है, इसमें पदार्थ का स्थानांतरण होता है। तो ये 3 हो गया। चौथा है, इसमें देखिए चौथा क्या है, ताप में वृद्धि करने पर चालकता में कमी होती है। अगर ताप वृद्धि करेंगे तो यहाँ चालकता की चालकता क्या होगी, चालकता क्या होगी में कमी होगी, क्योंकि हीट होगा तो इसमें क्या होगा, क्योंकि ताप बढ़ने से चालक का ऊष्मा के कारण प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है, प्रतिरोध बढ़ता है। यहाँ क्या होगा, ताप में वृद्धि करने से चालकता बढ़ती है। ठीक है ये। अब इसमें एक अंतर और देख लीजिए, चाहे इसमें सामान्यतः चालकता में वृद्धि होती है और इसमें सामान्यतः चालकता में वृद्धि कम होती है, ठीक। जो धातु है इसमें चालकता में ज्यादा वृद्धि होती है, इसमें चालकता ज्यादा जो है इसकी होती है, या कह सकते हैं इसमें चालकता सामान्यतः अधिक होती है, इसमें चालकता जो होता है सामान्यतः थोड़ी कम होती है, इसकी अपेक्षा इसमें कम होती है, ठीक है। तो ये है जो है दोनों में अंतर। तो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है। इसमें इसमें चालक में रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, जो आपका चालकता है उसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं है। इसमें वैद्युत अपघट्ट में वियोजन के कारण जो होगा, वैद्युत अपघट्ट के जो है में रासायनिक परिवर्तन होगा। इसमें पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता है, इसमें पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान जल जाता है, इसमें पदार्थ का स्थानांतरण होता है, क्योंकि धनायन कैथोड की ओर धनायन ऋण इलेक्ट्रोड पर जाता है, और जो आपका धनायन होता है वो ऋण इलेक्ट्रोड पर जाता है, और जो ऋणायन होता है वो धन इलेक्ट्रोड पर जाता है, ठीक है। धनायन होता है ऋण इलेक्ट्रोड पर जाता है और ऋणायन क्या होता है, धन इलेक्ट्रोड पर जाता है, ऐसा इसमें होता है। तो ताप में वृद्धि करने से चालकता में क्या होती है, इसके चालकता में कमी होती है, क्योंकि ताप बढ़ने से क्या होता है, चालक का ऊष्मा के कारण क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ता है। तो इसमें प्रतिरोध तो बढ़ता नहीं है, ठीक है, इसमें प्रतिरोध नहीं बढ़ता, इसलिए चालकता में वृद्धि होती है। ताप में वृद्धि करने से वैद्युत अपघट्ट की चालकता यहाँ बढ़ती है। इसमें क्या होती है, सामान्यतः चालकता में वृद्धि होती है, इसमें सामान्यतः चालकता में जो है वृद्धि कम होती है। इसमें सामान्यतः चालकता में अधिक वृद्धि होती है, उसमें क्या होती है, कम वृद्धि होती है। तो ये हो गया अंतर। चलिए फटाफट और हम देख लेते हैं थोड़ा सा। अब आप हेडिंग लगाएंगे, विद्युत अपघट्ट चालन को प्रभावित करने वाले कारक।
विद्युत अपघट्य चालन को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, फैक्टर इफेक्टिंग फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। तो जो आपका वैद्युत अपघट्य चालक होता है, वैद्युत अपघट्य क्या होता है, वैद्युत धारा का संचालन करता है, चालक करता है, आयनों के कारण होता है उसमें। तो वैद्युत अपघट्य जो आपका चालक होगा उसमें क्या होता है, कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं कि जो उसमें आपको जो है उसकी चालकता को क्या करते हैं, कम या ज़्यादा करते हैं। तो कैसे कम और ज़्यादा करते हैं, क्योंकि जानते हैं वैद्युत अपघट्य का जो घोल होता है, जैसे नमक लिया पानी में डाल दिया और वैद्युत अपघट्य का घोल बनाया, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। अब उसमें दो चीज़ें आपकी है, एक तो आपका सॉल्वेंट है उसमें विलायक है, और दूसरा क्या है, विलेय है। इनके बीच में क्या क्या होता है, या विलेय के बीच में क्या होता है, या विलायक के बीच में क्या होता है, या विलेय और विलायक के बीच में क्या होता है, ये तीन चीजें यहाँ पर देखनी होगी। क्या देखनी होगी, कारक में क्या क्या होता है। तो विलेय के बीच में क्या होता है ये देखना है आपको, विलेय विलायक के बीच में क्या होता है ये आपको देखना है, और तीसरा जो है विलायक और विलायक के बीच में क्या होता है ये आपको देखना है। तो हेडिंग लगाएंगे हम पहला, यहाँ पर पहला हम हेडिंग लगा लेंगे विद्युत अपघट्य की प्रकृति। पहला क्या है, वैद्युत अपघट्य की प्रकृति, या यहाँ हम हेडिंग कर सकते हैं या अंतर आयनिक आकर्षण। अंतर आयनिक आकर्षण, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट भाई नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स पर डिपेंड करेगा। आर इंटर आयनिक अट्रैक्शन, ठीक, इस बात पर डिपेंड करेगा। तो इसमें आप लिखेंगे यह विलेय अंतर आयनिक आकर्षण पर निर्भर करता है। यह विलेय अंतर विलेय अंतर आयनिक आकर्षण बल पर निर्भर करता है। अब यहां देखिए, अगर देखिए यहाँ पर विलेय के मध्य आकर्षण बल प्रबल है, तो क्या होगा, चालकता जो होगी उस वैद्युत अपघट्य की चालकता तो चालकता क्या होती है, घटती है, ठीक है, ये बात होगा यहाँ पर। दूसरा है विलेय के मध्य अगर आकर्षण बल प्रबल है तो चालकता क्या होगी, घटेगी। ये मुख्यतः किसमें होगा, अगर आपका सांद्र विलयन होगा, क्या होगा, सांद्र अगर आपका जो है
विलयन होगा या इलेक्ट्रोलाइट्स होगा, सांद्र विलयन। क्योंकि देखिए सांद्र जो विलयन होगा उसमें विलय विलय क्या होंगे, पानी कम होगा और विलय ज्यादा होगा, तो विलय विलय क्या होंगे, पास पास होंगे, तो उनके मध्य विलय विलय के मध्य क्या होगा, अंतर आयनिक आकर्षण बल क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा। तो जब प्रबल हो जाएगा, ये काफी दूर नहीं होंगे, पास पास होंगे, तब प्रबल हो जाएगा तो उनकी चालकता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अगर इन्हीं का आप क्या बना ले, तन विलयन बना ले, इन्हीं का क्या बना ले आप, दूसरा यहाँ क्या कर ले, इसका यहाँ पर तनु विलयन अगर यहाँ हम बना ले, इसी इलेक्ट्रोलाइट का तनु विलयन अगर बना ले, तो विलय विलय के मध्य आकर्षण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, विलय विलय के मध्य आकर्षण बल, आकर्षण बल दुर्बल होगा, दुर्बल होगा, जिससे चालकता बढ़ जाती है। ठीक है, चालकता बढ़ जाएगा। अब इसको समझिए, हमने थोड़ा सा यहाँ लिख दिया, बस इसको समझिए। देखिए जब विलय विलय क्या होगा, अगर सांद्र आपका विलयन होगा, इलेक्ट्रोलाइट का सांद्र विलयन होगा, तो विलय विलय के मध्य आकर्षण बल क्या होगा, प्रबल होगा, यानी कि आयन एक दूसरे के पास पास होंगे, एक दूसरे को खींचे होंगे और एक गति करने में क्या होंगे, असमर्थ होंगे। तो ज्यादा गति नहीं कर पाएंगे मूवमेंट, क्योंकि वैद्युत अपघटन की चालकता तभी बढ़ती है जब उसके आयंस क्या होते हैं, ज्यादा फ्री होते हैं, गति करते हैं, तभी होती है। तो चालकता क्या हो जाएगी यहाँ, इस समय इसमें क्या होगी, यहाँ घट जाएगी। लेकिन अगर तनु विलयन है तो विलय विलय के पदार्थ क्या हो जाएंगे, इसमें जो होगा ये दूर दूर काफी हो जाएंगे। तब जब दूर दूर जहाँ हो जाएंगे तो इसमें आकर्षण बल क्या होगा, दुर्बल हो जाएगा, और जिससे क्या हो जाएगी, जब दुर्बल हो जाएगा तो ये गति करने में अधिक स्वतंत्र हो जाएंगे, गतिशीलता इसकी बढ़ जाएगी और इसकी चालकता क्या हो जाएगी, यहाँ पर बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया विद्युत अपघट्ट की प्रकृति या जो है अंतर आयनिक आकर्षण बल। तो विद्युत अपघट्ट की प्रकृति आपकी कैसी होनी चाहिए, विद्युत अपघट्ट की प्रकृति आपकी जो है अगर प्रबल की है या सांद्र की है, तब क्या होगा, अगर प्रबल है तो उसका सांद्र विलयन, तब तो चालकता कम होगी। अगर दुर्बल है, अगर आप उसी को क्या कर लिए हैं, तन विलयन बना दिए हैं, तन विलयन इस बात पर सांद्र और तन विलयन पर डिपेंड है। सांद्र विलयन के लिए क्या होगी, चालकता कम होगी, तन विलयन है तो चालकता क्या होगी, अधिक होगी। आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, आयनों का विलायकीकरण। दूसरा पॉइंट है आयनों का विलायकीकरण। यह किस बात पर डिपेंड करती है, यह विलेय एवं विलायक के अन्योन्य क्रियाओं, अन्य क्रियाओं ने इंटरेक्शन आकर्षण बल क्रियाओं पर निर्भर करती है, अन्य क्रियाओं पर निर्भर करती है। अब यहाँ देखिए, यदि विलेय और विलायक के बीच, यहाँ देखिए विलेय तथा विलायक के बीच, यहाँ देखिए विलेय विलेय था, यहाँ विलेय और विलायक के बीच क्या है, अन्योन्य क्रिया अधिक है, यानी कि आकर्षण बल अधिक है ना, यानी कि अन्योन्य क्रिया बने कि आकर्षण बल अधिक है, आकर्षण बल अधिक है, तो क्या होगी, तो चालकता, उस वैद्युत अपघट्ट की चालकता जो होगी, चालकता क्या होगी, कम होगी। ठीक है, वही चीज यहां भी है। यदि क्या है भाई, विलेय तथा विलायक के मध्य आकर्षण बल कम है, आकर्षण बल कम है, तो चालकता क्या होगी, चालकता
अधिक होगी। और यहाँ भी सांद्र और तन विलयन पर, यहाँ पर भी डिपेंड करेगा भाई। अगर तन विलयन है, यहाँ अगर ये सांद्र है, सांद्र विलायक के बीच है तो आकर्षण अधिक होगा विलेय और विलायक के बीच में। तो यहाँ इस बात पर डिपेंड करती है। ठीक है, तीसरा है यहाँ पर, तीसरा पॉइंट हम देखते हैं विलायकीकरण। देखिए इसमें जिस विलेय विद्युत अपघट्य पदार्थ का, जिस विलेय का विलायकीकरण जितना अधिक होगा, ये भी आप जानेंगे, जिस विलेय पदार्थ का विलायकीकरण जितना अधिक होगा उसकी जो है यहाँ पर चालकता कम होगी, और जिसका विलायकीकरण जितना कम होगा उसकी चालकता क्या होगी, उतनी जो है अधिक होगी। ठीक है, विलायकीकरण जो आपका विलेय पदार्थ है उसका विलायकीकरण अगर विलायक के द्वारा अधिक होता है, ज़्यादा से ज़्यादा होता है, तो उसकी चालकता कम होगी। और अगर क्या है, विलायकीकरण क्या है, कम होता है, तो उसकी चालकता क्या होगी, अधिक रहती है। अब विलायकीकरण क्या है? विलायकीकरण का मतलब ये है, विलायकीकरण का मतलब ये है कि जल के अणु में भी जो है पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, और आपका इलेक्ट्रोलाइट भी पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। तो अगर क्या होता है, जल का अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट के पॉजिटिव वाले पार्ट को, जैसे हाँ देखिए विलायकीकरण का मतलब यही होता है, जैसे मान लीजिए Na पॉजिटिव है आपका इलेक्ट्रोलाइट से, अगर इसके साइड में जल के अणु क्या है, जल के अणु नेगेटिव वाले पार्ट इसके चारों ओर आकर ज्यादा से ज्यादा अगर घेरेंगे इसको, ज्यादा से ज्यादा इसको क्या करेंगे, ये घेरेंगे, यहाँ नेगेटिव वाले पार्ट आकर ज्यादा से ज्यादा घेरेंगे, ज्यादा, यही क्या है, विलायकीकरण है। अगर ज्यादा से ज्यादा घेर लेंगे इसके चारों ओर, ऐसे बहुत से आयंस होंगे, ऐसे Cl नेगेटिव के चारों तरफ जो होगा, Cl नेगेटिव हुआ जल के, इसके क्या होंगे, पॉजिटिव अणु चारों ओर जो है आकर इसके चारों ओर क्या होंगे, इसको आकर क्या करेंगे, घेर लेगा। इससे क्या कहते हैं, हाइड्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसका, हाइड्रेशन कहते हैं। इसके पॉजिटिव वाले पार्ट नेगेटिव इधर, इसका जो है नेगेटिव इधर होगा। ये जल का अणु है, किसका, जल का। जल का एक भाग क्या होता है, पॉजिटिव, एक भाग नेगेटिव होता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, है ना। तो इसमें मान लिया कि एक भाग पॉजिटिव एक भाग नेगेटिव। तो अगर ज्यादा से ज्यादा विलायकीकरण होता है, ज्यादा से ज्यादा अणु इसको आकर घेरते हैं, तो क्या होगा यहाँ पर, तब तो जो है ये ज्यादा से ज्यादा हो जाएंगे, जल के अणु इसको बांध लेंगे, और इसको जो है गति करने के लिए जो है बाध्य गति जो है उतना नहीं होगा, इसमें उतना गति नहीं होगा। जल के अणु इसके चारों से बांध लेंगे तो इसमें गति उतना नहीं होगी, इससे क्या होगी, इसकी चालकता क्या होगी, घट जाएगी। यही क्या आपका हाइड्रेशन होता है, और हाइड्रेशन के स्वरूप जो है ऊर्जा निकलती है, तो उसको क्या कहते हैं, सॉल्वेशन एनर्जी कहते हैं उसको। ठीक है, तो ये आप नोट कर लेंगे इसको। तीसरा पॉइंट है विलायक की श्यानता है। तीसरा क्या है, विलायक की श्यानता। ठीक है, तीसरा पॉइंट विलायक की श्यानता क्या है, यदि विलायक अन्योन्य क्रिया पर यह निर्भर करती है। श्यानता है यह विलायक अन्योन्य क्रिया पर निर्भर करती है। ठीक है, अन्योन्य क्रिया पर निर्भर करती है। अब देखिए विलायक अन्योन्य क्रिया अगर अधिक है, विलायक अन्योन्य क्रिया अधिक है तो चालकता कम होगी। ठीक है, कम होगी चालकता। अब यही क्या है, अगर विलायक अन्योन्य क्रिया कम है तो चालकता अधिक होगी। ठीक है, अगर देखिए विलायक के बीच में आकर्षण बल क्या हो जाए, बढ़ जाए,
तब तो एक दूसरे को बांध लेंगे जल्दी से। इनमें गति क्या होगी, गतिशीलता कम हो जाएगी और इसकी चालकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि गतिशीलता के कारण ही चालकता क्या होती है, बढ़ती है। अगर विलायक विलायक अन्योन्य क्रिया क्या है, कम है, जब अन्योन्य क्रिया इनके बीच में इंटरएक्शन जो होगा, इंटरेक्शन जो होगा कम होगा, तो एक गति ज्यादा करेंगे और उनकी चालकता क्या होगी, अधिक होगी। लास्ट एक पॉइंट और हम देख लेते हैं, हाँ, ताप, टेम्परेचर, चौथा देख लेते हैं, ताप देख लेते हैं। ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, देखिए ताप बढ़ाने पर क्या होती है, चालकता बढ़ती है, सीधी बात। ताप बढ़ाने पर वैद्युत अपघट्ट की चालकता बढ़ती है। ताप बढ़ाने पर वैद्युत अपघट्ट की क्या होती है, चालकता बढ़ती है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, ठीक है। ताप बढ़ाने पर आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ताप वृद्धि के कारण क्या होती है, इसलिए चालकता में क्या होती है, वृद्धि होती है, क्योंकि ताप बढ़ाएंगे भाई, ताप बढ़ाएंगे तो उसके आयन और काफी दूर दूर जाएंगे, तो उनमें गतिशीलता क्या होगी, बढ़ जाएगी, जिससे उसकी चालकता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये जो है आपका रहा, बस लंबा वीडियो हो जाएगा, यहीं तक आपका ये वीडियो रहेगा, तो आपको समझ में आ गया होगा। ये छोटे छोटे कुछ टर्म थे, फिर आगे हम कंडक्टिविटी पर, चालकता पर जो है आगे आपको पढ़ाएंगे, कुछ फार्मूला आपको निकलवाएंगे और फिर उस पर न्यूमेरिकल लगेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जो है धन्यवाद।